हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन हमारा चैप्टर चल रहा था। इसमें आज हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। कि कोई भी जो रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म को हम किस किस मेथड से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए 5 मेथड्स हैं। फर्स्ट, प्रोडक्ट एनालिसिस। सेकंड, स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट। थर्ड, आइसोटोप इफेक्ट। फोर्थ, काइनेटिक इफेक्ट। फिफ्थ, स्टीरियोकेमिकल स्टडीज एंड स्टीरियोकेमिकल स्टडीज। ठीक है, तो यहाँ मैं इनकी आपको हिंदी में बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत है कि हिंदी में आप बताइए। तो उसके लिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा इसे पढ़िए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि थोड़े से दिन की बात होती है, कुछ टर्म्स हैं कि जो इंग्लिश में है वो आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट एनालिसिस इसका मतलब हो गया उत्पाद विश्लेषण। ठीक है, प्रोडक्ट एनालिसिस उत्पाद विश्लेषण। सेकंड है स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आइसोटोप इफेक्ट, समस्थानिक प्रभाव। और फोर्थ है आपका काइनेटिक एविडेंस, गतिक अध्ययन। और फिफ्थ है आपका स्टीरियोकेमिकल एविडेंस, त्रिविम रसायन प्रमाण। ठीक है, तो ये आपके थे। अब हम इसमें पढ़ते हैं मेथड्स। फर्स्ट मेथड है हमारा प्रोडक्ट एनालिसिस, कि यहाँ पर हम बता रहे हैं किसी भी रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है उसे हम किस किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट एनालिसिस में इन दिस मेथड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज एनालाइज्ड टू फाइंड इट्स नेचर एंड क्वांटिटी। कि जो प्रोडक्ट है उसका नेचर और उसकी जो क्वांटिटी है, परसेंटेज जो है, उसको हम एनालाइज करके, ठीक है, प्रोडक्ट को हम एनालाइज करके ये निकाल सकते हैं कि मैकेनिज्म क्या होगी। ठीक, जैसे फर्स्ट हम इसमें एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी आप इसके अंदर किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं जो रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको आती है। जैसे मैं यहाँ पर ले रही हूँ कि पैराक्लोरोटोलुइन है ये। ठीक है, पैराक्लोरोटोलुइन की रिएक्शन NaNH2 लिक्विड अमोनिया और -33 डिग्री पर हमने रिएक्शन कराई, तो हमारे पास में पैरा और मेटाटोलुइडिन बने। ठीक है, क्या बन रहा है हमारे पास में, NH2 जो है वो हमारे पास में मेटा और पैरा पर आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, हमने प्रोडक्ट देखा। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए अभी हमको मैकेनिज्म देखनी है। तो मैकेनिज्म कैसे निकाल रहे हैं कि पहले हमने इसका प्रोडक्ट देखा है। ठीक, प्रोडक्ट में हमने देखा कि मेटा और पैरा पे आ रहा है। अब हम इसका कंपेयर हमने रिएक्टेंट से करा। रिएक्टेंट में हमारे पास में क्या है, इधर CH3 ग्रुप लगा हुआ है ना, तो CH3 जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है। CH3 कौन सा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है। तो अगर इस हिसाब से हमारे पास में आता तो हम ये कहते हैं कि ये जो चीज़ है मेटा पे आने वाली, वो मेटा की जगह कहाँ पर आती है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आती है ना। NH2 जो है वो हमारे पास में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आता, लेकिन यहाँ हमारे पास में क्या आ रहा है, मेटा पे आ रहा है। ऑर्थो की जगह कहाँ आ रहा है, मेटा पर है। इसका मतलब कि मेटाटोलुइडिन नॉट फाउंड डायरेक्टली इन रिएक्शन, कि मेटा जो है डायरेक्टली तो रिएक्शन में नहीं फाउंड हो रही। वो कब हो सकती है, जब यहाँ पर बेंजाइन बने। ठीक है, इस जगह पर अगर मान लो बेंजाइन बनता है, तो बेंजाइन में आपको क्या बताया था, इंटरमीडिएट जब बेंजाइन कराए थे, अगर आपने इससे पहले के इंटरमीडिएट वाले जो मैंने करवाया था वो चीज़ नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर से देख लेना, क्योंकि वही समझा रखा था ये सारा प्रोसीजर कि किस तरीके से बेंजाइन बन रही है और रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, आपको फिर समझ में आ जाएगा। तो बेंजाइन में क्या बताया था आपको कि बेंजाइन के जो दोनों एंड होते हैं उन पर क्या होता है कि डायरेक्ट और सीधी 50-50% प्रोडक्ट बनता है। तो अगर मान लो इस पोजीशन पर हमारे पास में क्या बने, बेंजाइन बने, तो मेटा और पैरा दोनों ही प्रोडक्ट बन सकते हैं। कैसे, कि देखो यहाँ भी मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि ये हमारे पास में क्या था, पैराक्लोरोटोलुइन है। ठीक, तो पैराक्लोरोटोलुइन में जिस पोजीशन पे X जुड़ा हुआ था उसकी हमने ऑर्थो पोजीशन ले ली। इस पोजीशन पे क्या है, H जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन करवाइए, तो उसमें क्या NH2 से आपने रिएक्ट करवाया, इसको एलिमिनेट करवाया, तो क्या हो गया, NH2 भी NH3 एलिमिनेट हो गया, H यहाँ से आ गया और Cl जो है क्लोराइड आयन के रूप में आ गया। तो ये बेंजाइन बन गई है। ठीक है, आपको तो ये देखना है यहाँ पे कि प्रोडक्ट एनालिसिस में कि मैकेनिज्म किसके थ्रू हो रही है, मेटा कैसे आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बना, ये बेंजाइन बन गई। अब बेंजाइन पर जब हम अमाइड आयन की रिएक्शन कराते हैं
तो हमने आपको बताया ना अभी कि बेंजाइन पे दोनों एंड के ऊपर लगेगा, इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा। तो अगर इस जगह पर लगता है तो पैरा बन गया, और इस जगह पर लग रहा है तो क्या बन गया आपका, ये मेटा बन गया। तो अगर हम मेटा देके लगा हुआ है तो डायरेक्ट तो बन नहीं सकता रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन में मेटा डायरेक्ट नहीं बन सकता है। तो हमने कैसे इसका अंदाजा लगाया कि हमने प्रोडक्ट को देखा, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से कंपेयर करा, और हमने ये बता दिया कि इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो कौन सी मैकेनिज्म हो गई है, बेंजाइन मैकेनिज्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में ही हम देखते हैं स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, कि मध्यवर्ती जो है उनके लिए। तो इसमें भी बहुत सारी रिएक्शन है, उसमें से कोई सी भी एक रिएक्शन आप ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन टेक प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, एक से ज़्यादा स्टेप में होंगी तो ही इंटरमीडिएट बनेगा। आपको बताया था कि एक स्टेप की रिएक्शन है तो केवल ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और एक से ज़्यादा की है तो उसके अंदर क्या होगा, जितने स्टेप की रिएक्शन है उससे हमेशा एक कम मध्यवर्ती इंटरमीडिएट बनता है। ठीक, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, तो यहाँ पर क्या बन गया, इंटरमीडिएट बन गया। इफ वी कैन फाइंड द प्रेजेंस ऑफ दिस इंटरमीडिएट देन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कैन इजीली बी फाउंड, कि जो मैकेनिज्म है अगर हमें इंटरमीडिएट के बारे में पता चल जाए तो इजीली मैकेनिज्म क्या हो जाती है, उसकी हम निकाल सकते हैं। और इन इंटरमीडिएट को हम सेपरेट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं और ट्रैप कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। जैसे हमने ये रिएक्शन पहले मैकेनिज्म इसकी करवाई हुई है कि RCONH2 ओपन ब्रोमाइड रिएक्शन, RCONH2 की रिएक्शन हमने NaOBr प्लस NaOH से रिएक्शन कराई, तो यहाँ हमारे पास में क्या बन रहा है, RNH2। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बने N ब्रोमामाइड, ठीक है, RCONHBr, एनायन RCONBr बनता है, और आइसोसाइनेट RnCO। तो मैकेनिज्म पिछले किसी वीडियो में ही आपको मिल जाएगा इसका, तो ये मैकेनिज्म भी आप इसकी देख सकते हैं और उस मैकेनिज्म को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट में क्या, अगर हमें इंटरमीडिएट पता है तो उसे हम आइसोलेट करके, सेपरेट करके या ट्रैप कर कर ये मालूम करें पहले इंटरमीडिएट कौन सा है, और फिर हम उसकी मैकेनिज्म ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोटोप इफेक्ट, कि हम किसी भी एक का समस्थानिक बनाकर, आइसोटोप बनाकर भी हम उसको निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर देखो हम एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन कर रहे हैं, तो एसिड लिया हमने RCOOH प्लस एल्कोहल R-OH, क्योंकि यहाँ PR था यहाँ PR है इसलिए हमने इसको R- कर दिया। ठीक है, अब यहाँ हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन है इसके अंदर RCO, R- और H2O बन रहा है। ठीक है, अब H2O बन रहा है मतलब एस्टर बन गया और H2O बन गया। अब हमें तो ये नहीं पता, देखो यहाँ पर जो ROH है, इस ROH के अंदर आप ये भी कह सकते हैं कि ROH बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, और आप ये भी कह सकते हैं कि RO और H बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है ना, कोई भी हो सकती है बॉन्ड ब्रेकिंग हमारे पास में, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। आप ये लोगे तो इसका OH आ रहा है और इसका H आ रहा है तो H2O बन जाएगा, और आपने अगर ये लिया तो इसका H आएगा, इसका OH आएगा तो H2O बन जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों तरह से हो सकती है। ऐसे केस में अब हमें क्या पता कि कौन सी बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक जो एलिमेंट है उसको क्या कर दिया, हमने उसको आइसोटोप लेबलिंग कर दी। जैसे हमने इसका कर दिया कि यहाँ जो OH है इसके O को हमने क्या कर दिया, स्टार से चिन्हित कर दिया। ठीक, अब ये जो स्टार है वो हमारे पास H2O के अंदर, ठीक है, H2O में हमने देख लिया कि H2O के अंदर हमारे पास में O ये वाला आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, स्टार वाला O आता है या नहीं आता। अब H2O में हमारे पास में क्या आ रहा है, O कौन सा आ रहा है, स्टार वाला। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेकिंग हुई वो हमारे पास में कौन सी हुई, ये वाली बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई। ठीक है, OH यहाँ का है तो यहाँ का क्या आएगा, H, तो यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग कौन सी हो गई है, ये वाली ROH वाली बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई है। तो ये H2O ये बन गया, और RCOOR डैश हमारे पास में ये आ गया है। तो इस तरीके से हम किसी में भी आइसोटोप लेबलिंग करके भी हम मैकेनिज्म को निकाल सकते हैं कि रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो प्रोडक्ट एनालिसिस देख लिया हमने, स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट देख लिया हमने, और आइसोटोप लेबलिंग हमने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास में, इसकी जो नेक्स्ट मेथड है वो आता है हमारे पास में काइनेटिक एविडेंस और काइनेटिक स्टडीज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने SN1 और SN2 रिएक्शन कराई थी,
तो SN1 SN2 रिएक्शन आपके 5th चैप्टर 5th जो यूनिट है उसके अंदर भी है, ठीक है, पूरी डिटेल में, और यहाँ भी है, और अभी हम उसका ही कुछ पार्ट हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, ठीक। तो काइनेटिक एविडेंस में फ्रॉम द काइनेटिक स्टडीज वी कैन नॉट से एनीथिंग डायरेक्टली अबाउट द मैकेनिज्म, but from the order determined by kinetic studies we can select the mechanism from the proposed mechanism। कैसे कि अगर हमने मान लो रिएक्शन लिए कि अभी हमें नहीं पता SN2 है या SN1 रिएक्शन है, ठीक है, ये तो हमने लिख दिया था, बाकी हमें नहीं पता, आप ये मान के चलो मैंने ये लिख दिया आपके पास में कि यहाँ भी CH3Br NaOH CH3OH और NaBr भी नहीं लिखा, मान लो R लिख देते हैं हम इनकी सबकी जगह ना, कि हमने यहाँ पर R से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसका रेट इक्वेशन निकालते हैं। काइनेटिक स्टडी में हम क्या करते हैं, इनका रेट इक्वेशन निकालते हैं। रेट इक्वेशन निकालने पर हमने देखा कि जो रेट है, रेट जो है इस रिएक्शन की रेट हमारे पास में किस पर डिपेंड कर रही है, इस रिएक्शन की रेट हम कह रहे हैं कि जो हेलाइड्स हैं, मतलब एल्किल हेलाइड है, उस पर भी डिपेंड कर रही है, और जो हमने इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल लिया था उस पर भी डिपेंड कर रही है, ठीक है, दोनों पर ही डिपेंड कर रही है। रेट क्या कर रही है, दोनों पर डिपेंड कर रही है। और जो हमने दूसरी रिएक्शन ली है, सेकंड रिएक्शन, उसके अंदर रेट जो है वो हमारी सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है, एल्किल हेलाइड पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, एल्किल हेलाइड पर डिपेंड कर रही है। और यहाँ पर हमारे पास में जो न्यूक्लियोफाइल हम ले रहे हैं, एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करा रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो नहीं आ रहा है रेट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ रेट में न्यूक्लियोफाइल नहीं आ रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल कहीं ना कहीं तो आएगा ना। तो ये रिएक्शन जो है वो मोर देन 1 स्टेप हो गई है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो है उसके अंदर तो रेट की जो रिएक्शन है उसके अंदर तो आ ही नहीं रहा। स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है इसका वेग निर्धारक पद जिसे बोलते हैं, वो होता है स्लो स्टेप। अभिक्रिया का धीमी गति का जो पद है वो होगा, तो वहां पर ये चीज नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या हो गई, हमारी 2 स्टेप रिएक्शन हो गई है। ये चीजें आपको इंडिकेट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर हमने देख लिया कि जो हमने रेट निकाला था, कि रेट जो निकाला उसके अंदर हमारे पास में दोनों ही चीज़ें काम में आ रही है। क्या आ रहा है, एल्किल हेलाइड भी आ रहा है, और जो हम न्यूक्लियोफाइल इसके अंदर ले रहे हैं OH माइनस यहाँ से है ना, तो ये भी हमारे पास में आ रहा है। तो रेट जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, CH3Br पे भी और NaOH पे भी, कि इट इज़ अ बाई मोलिकुलर और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसी से ही हमने बताया कि 2 पे डिपेंड कर रहा है तो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, तभी हम करें SN2 रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है। तो ये हमने लिखा CH3Br प्लस NaOH CH3OH प्लस NaBr। ये रेट इक्वेशन हो गई हमारी -D कंसंट्रेशन ऑफ CH3Br अपॉन dt इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ CH3Br, क्योंकि यही रिएक्शन है हमारी। स्लो स्टेप भी यही हो गया, ठीक है। मैकेनिज्म हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, वहाँ देख लेना आप इसका। तो CH3Br और कंसंट्रेशन ऑफ NaOH दोनों पर डिपेंड करती है, ठीक। तो इसी तरीके से हम अब यहाँ देखें, टर्शरी हमने ले लिया, इसमें टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड प्लस H2O, तो टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल प्लस HBr हो गया। रेट इक्वेशन इसकी देखिए, तो रेट इक्वेशन में इसमें क्या आ जाएगा हमारा कि -D कंसंट्रेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड अपॉन dt इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ आ रहा था ना, इसका मतलब ये हुआ कि रेट डिपेंड्स ओनली एल्किल हेलाइड, जो भी एल्किल हेलाइड आप ले रहे हो उसी पर ही डिपेंड कर रही है। तो इट इज क्या हो गया, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। रिएक्शन क्या हो गई है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक से ज़्यादा स्टेप है, इस रिएक्शन में क्या है, एक से ज़्यादा स्टेप है। अब हमने ये मैकेनिज्म भी तो हुआ इसका कि यहाँ देखिए, तो इसको देखने से हमें मैकेनिज्म नहीं पता लग रहा, अब यहाँ हमें पता लग गया कि इसमें क्या है, एक से ज़्यादा स्टेप है, क्योंकि इसके अंदर तो न्यूक्लियोफाइल आया ही नहीं। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, किसी दूसरे स्टेप में आ रहा है। कैसे, जैसे CH3 है ना, तो इसको हमने Me लिख दिया है, मैथिल ग्रुप ना, Me3CBr स्लो रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप जो है, और फर्स्ट स्टेप जो होता है वही इसका क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप जो है वो इसका कौन सा स्टेप हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, इसका आयोनाइजेशन हुआ और Me3C प्लस Br माइनस आ गया, ठीक है। ये जो हमारे पास में फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या बन गया, एक इंटरमीडिएट बन गया है,
ये हमारे पास में क्या बना है, एक इंटरमीडिएट बन गया। कौन सा इंटरमीडिएट बन गया, कार्बोकैटायन, क्योंकि कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के बन गया है। और कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या होता है, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। इसका मतलब जो 3rd डिग्री वाला कार्बोकैटायन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसीलिए यहाँ पर हमने देखो 3 डिग्री लिखा है। ये जो कार्बोकैटायन में सी है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 से। Me का मतलब CH3 है ना, तो ये 3 जगह CH3 आ जाएगा ना, तो ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ गया, 3 से, तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि देखो SN1 के अंदर हमने टर्शरी लिया है और SN2 में हमने प्राइमरी हैलाइड लिए। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास में इंटरमीडिएट बन गया। ये जो इंटरमीडिएट है, अब देखो सेकंड स्टेप कौन सा हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया ना। इस फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्ट कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ये प्लस था तो ये माइनस का था, न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास है प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ OH आयन। यही हम बता रहे हैं इतनी देर से कि यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है उसके अंदर इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम काइनेटिक स्टडी करके भी रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो हम निकाल सकते हैं। कि जैसे आपको 2 सेट में रिएक्शन दे दिया, एक सेट में अभी आपको ये नहीं बताया गया है कि इसमें से कौन सी रिएक्शन SN1 है, कौन सी रिएक्शन SN2 है। तो आप क्या करेंगे, उनका पूरा सेट लगाएंगे, उसकी रिएक्शन करेंगे, उसके अंदर आप रिएक्शन लगाकर देखेंगे कि जो न्यूक्लियोफाइल है जो हम ले रहे हैं NOH, उसका रेट पर इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अगर रेट पर इफेक्ट आ रहा है तो इट मीन्स वो SN2 रिएक्शन है, और अगर रेट पर इफेक्ट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो SN1 रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर स्टीरियोकेमिकल एविडेंस। ठीक है, त्रिविम रसायन जो अध्ययन है उससे भी हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे अभी हमने SN1 SN2 का ही एग्जाम्पल लिया, उसी को ही हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो द मैकेनिज्म ऑफ मैनी रिएक्शंस कैन बी कन्फर्म्ड बाय स्टीरियोकेमिकल एविडेंस आल्सो, कि इस स्टडी से भी हम इनको निकाल सकते हैं। तो द हाइड्रोलिसिस ऑफ मैथिल हैलाइड टेक प्लेस थ्रू 1 स्टेप, वेयरएज हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटिल हैलाइड्स इज 2 स्टेप। ठीक है, अभी हमने देखा ना कि 1 स्टेप में था और ये कितने में था, 2 में था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देखो हमने जैसे SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन में हमने देखा था कि हमारे पास में स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसके अंदर क्या बना था, कार्बोकैटायन बना। ठीक है, ये जो कार्बोकैटायन है, ठीक, यहाँ पर क्या होता है कि कार्बोकैटायन पर जो अटैक होता है इसका न्यूक्लियोफाइल का, वो आपके दोनों तरफ से हो सकता है, इधर से भी बराबर संभावना है और राइट से भी और लेफ्ट से भी। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है, ठीक है, अभी हम रिएक्टेंट की बात नहीं करें, रिएक्टेंट में चाहे Br हमारा राइट में लगे, लेफ्ट में लगे, DO LO कोई भी हो, लेकिन मिक्सचर जो है वो हमारे पास में क्या बनता है, रेसेमिक मिक्सचर बन रहा है। मिक्सचर हमारे पास में क्या बन रहा है, रेसेमिक मिक्सचर बन रहा है, मतलब 50% D और 50% L। ठीक, रिएक्टेंट कोई भी लिया हो, रिएक्टेंट L लो या D लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास में क्या बन गया है, रेसेमिक मिक्सचर बना है प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन अगर हम SN2 की बात करें, ठीक, SN2 में अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो SN2 में क्या हो रहा था कि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग आर साइमल्टेनियसली, कि बंध का बनना और बंध का टूटना जो है वो क्या हो रहा है, साथ साथ चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर CBr बॉन्ड जो है वो तो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और C के ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल और C के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, मेक हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग आर साइमल्टेनियसली, दोनों क्या चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो ये है तो एक ही स्टेप चल रहा है, लेकिन इतना पोर्शन कह रहे हैं अपन। ठीक है, क्योंकि एक स्टेप में क्या ट्रांजिशन स्टेट आपको बताई थी हर स्टेप के अंदर बनेगी, लेकिन इंटरमीडिएट जो है, मध्यवर्ती जो है वो क्या बनेगा, एक से ज़्यादा स्टेप में बनेगा, मतलब 2 3 4 उनमें बनेगा। एक स्टेप कम का बन जाता है, जैसे 2 होगा तो एक इंटरमीडिएट। ठीक, तो यहाँ पर ये हुआ, ये हमारे पास में क्या बन गया, ट्रांजिशन स्टेट, कि यहाँ पर ये वाला बंध हमारा ब्रेक हो रहा है और ये वाला बंध हमारे पास में बन रहा है। दोनों को हमने डॉटेड लाइन से दिखाया, क्योंकि फुल लाइन से दिखाएंगे तो वैलेंसी 5 हो जाएगी, लेकिन हमें क्या आधा ये बनना, जितना % ये वाला हमारा ब्रेक होगा उतने % ये वाला बच जाएगा। ठीक, और यहाँ से क्या हो जाता है कि ये फास्ट हो जाती है। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है, अब हमें स्टीरियोकेमिकल में क्या देखना है, प्रोडक्ट को देखना है। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर आपने रिएक्टेंट D लिया है तो प्रोडक्ट क्या होता है, L बनता है, क्योंकि पीछे से अटैक कर रहा है ना वो,
और अगर आपने रिएक्टेंट L लिया है तो प्रोडक्ट आपका कैसा बन जाएगा, D बन जाता है। इसे ही हम कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। क्या कहते हैं हम, वॉल्डन इन्वर्जन, मतलब इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, उल्टा बनेगा। इन्वर्जन मतलब होता है उल्टा, इन्वर्जन का मतलब क्या है, उल्टा। तो प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर क्या बन रहा है, उल्टा हो जाता है कि जो भी आप रिएक्टेंट लोगे, रिएक्टेंट D है तो प्रोडक्ट L हो गया, और रिएक्टेंट L है तो प्रोडक्ट D हो जाएगा। मतलब प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट का क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा। तो इसे कह दिया वॉल्डन इन्वर्जन। तो SN2 इसका मतलब ये है कि ऐसे अगर वॉल्डन इन्वर्जन प्रोडक्ट हमारे पास में उल्टा बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो मैकेनिज्म है वो कौन सी होगी, SN2 मैकेनिज्म होगी। और अगर हमारे पास में 50% D और 50% L बन रहा है, मतलब रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है, प्रोडक्ट जो है वो क्या बन रहा है, रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि मैकेनिज्म जो है वो हमारे पास कौन सी हो रही है, SN1 मैकेनिज्म हो रही है। मैकेनिज्म कौन सी हो गई हमारे पास में, SN1 मैकेनिज्म हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए कौन कौन से मेथड काम में ले रहे हैं, तो 5 मेथड हमने बता दिया इसके अंदर कि 5 मेथड जो है वो काम में ले रहे हैं। प्रोडक्ट एनालिसिस, इसमें हम प्रोडक्ट को देखकर रिएक्टेंट से उसका कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि कौन सी मैकेनिज्म लग रही है। सेकंड हमने इसमें बताया था कि स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट, कि आपको ये 6 इंटरमीडिएट बताए, उनको हम आइसोलेट भी कर सकते हैं, ट्रैप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उनको देखकर हम उसकी मैकेनिज्म निकाल सकते हैं। ठीक है, और थर्ड हमने बताया था आपको आइसोटोप लेबलिंग, कि हम किसी भी एक एलिमेंट को उसमें क्या कर देते हैं, समस्थानिक बना देते हैं उसको आइसोटोप लगा देंगे, तो उससे भी हम देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके की मैकेनिज्म हो सकती है। उसमें हमने एस्टर फॉर्मेशन का देखा था। इसके बाद हमने आपको बताया था कि काइनेटिक एविडेंस, कि काइनेटिकली हम बता सकते हैं रिएक्शन के रेट निकाल कर कि रिएक्शन के अंदर कौन सी मैकेनिज्म आ रही है। और फिफ्थ मेथड हमने बताया था स्टीरियोकेमिकल स्टडीज़, की स्टीरियोकेमिकल स्टडीज़ के तहत ही हम बता रहे हैं कि SN1 रिएक्शन कौन सी थी और SN2 रिएक्शन कौन सी है। कि SN1 रिएक्शन जिसके अंदर हमें जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास में कौन सा आया था, रेसेमिक मिक्सचर आया था, और SN2 जो रिएक्शन है इसके अंदर हमारे पास में जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास में कौन सा आया था, वॉल्डन इन्वर्जन का आया था। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट क्या हो गया, रिएक्टेंट का अपोजिट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म को इनमें से किसी भी मेथड के द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।